डॉक्टर मोहन यादव यानी कि मध्य प्रदेश के नवनियुक्त मुख्यमंत्री और कल उनके मंत्रिमंडल का विस्तार। जी हाँ, इसी विषय पर आज का विश्लेषण होगा। पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए बालकृष्ण बाविस्कर का। तो आज बात करते हैं मंत्रिमंडल के विस्तार में किन किन चीजों को ध्यान में रखा गया है, कौन से क्षेत्र को मुख्यमंत्री ने तवज्जो दी है और कौन से क्षेत्र मुख्यमंत्री से कहीं न कहीं दूरी पर है। लेकिन इस बात से कतई इस बात का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है कि आखिर मुख्यमंत्री का जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ हो वहां पर किसी भी पहलू को न छुआ हो। ऐसा कोई पहलू नहीं है जो अनछुआ रहा हो। जी हाँ, बहरहाल हम बात करेंगे कल के मंत्रिमंडल विस्तार की। और मंत्रिमंडल विस्तार में कल जो गणित सामने आया उसका विश्लेषण करने जा रहा हूं। बहरहाल विश्लेषण में सबसे पहले बात करते हैं कि कल का जो भारी भरकम मंत्रिमंडल बनकर तैयार हुआ है उसमें 18 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है, 10 को राज्य मंत्री बनाया गया है, तो उसमें से 6 का स्वतंत्र प्रभार और 4 अन्य राज्य मंत्री, यानी कि कुल मिलाकर 28 मंत्रिमंडल में जो चेहरे हैं वो शामिल किए गए हैं। और उसी के साथ में दो उप मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं और मुख्यमंत्री सहित इस प्रकार 28 और 3 29 30 31 का कैबिनेट बनकर तैयार हो गया है। तो आखिर इस कैबिनेट के पीछे क्या मंशा क्या है, क्या राष्ट्रीय नेतृत्व की क्या मंशा है और विपक्ष को किस प्रकार करारा जवाब देना है और जनता को किस प्रकार किस क्षेत्र में किस जातीय समीकरण पर के आधार पर तवज्जो देने का काम किया गया है। लेकिन एक मुख्य बिंदु उभर कर निश्चित रूप से आता है कि आप लोगों को याद हुआ कि कांग्रेस के युवराज यानी कि राहुल गांधी ने बयान दिया था कि ओबीसी को मध्य प्रदेश में कमान दी जानी चाहिए। उन्हीं को जवाब देने का काम शायद डॉक्टर मोहन यादव ने किया है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव स्वयं पिछड़ा वर्ग से है और पिछड़ा वर्ग के साथ साथ यानी कि जो 28 लोगों का मंत्रिमंडल है, कुल मुख्यमंत्री सहित 31 लोग जो मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं, उसमें आप यदि सरसरी निगाहों से देखते हैं तो हर तीसरा मंत्री ओबीसी से है। हालांकि इसमें जातिगत समीकरण के साथ साथ मध्य प्रदेश सरकार सहित भारत सरकार की उस मंशा को भी निश्चित रूप से समझा जा सकता है कि जो सरकार चाहती है, जो सरकार का भारतीय जनता पार्टी का नारा है सबका साथ सबका विकास और सबका सम्मान, उसी बात को शायद ध्यान में रखा गया है या राहुल गांधी के उस बयान का मुंह तोड़ जवाब देने का काम डॉक्टर मोहन यादव की जो सरकार है, कैबिनेट की जो मंत्रालय कैबिनेट बना है उसमें इसके कई सवालों के जवाब छुपे हुए हैं। अब पहला सवाल ये उठता है कि ओबीसी को तवज्जो क्यों? तो ओबीसी को तवज्जो इसलिए दी जा रही है कि मध्य प्रदेश में यदि जातीय जनगणना की जाए या 2011 की जनगणना के उन चीजों को, उन पहलों को उजागर किया जाए तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की जनसंख्या अन्य जातियों की तुलना में अधिक है। इसलिए पहले सवाल का जवाब निश्चित रूप से यह हो सकता है कि ओबीसी को तवज्जो दी जा रही है। दूसरा, इस मंत्रिमंडल में 5 महिलाओं को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है और 7 ऐसे लोग हैं जो पहली बार ही विधायक चुनकर आए हैं, यानी कि नए और पहली बार जो विधायक चुनकर आए हैं उनको ये बात का संदेश देने का प्रयास किया गया है कि सबके साथ युवाओं की हर बात को समझते हुए आने वाले समय में युवा इस देश का यदि भविष्य है तो युवाओं को तवज्जो देने का काम इस मंत्रिमंडल में किया गया है। इसलिए नए चेहरे शामिल किए गए। वही महिलाओं के विकास को लेकर भारत सरकार जितनी कटिबद्ध है और मध्य प्रदेश सरकार जितनी कटिबद्ध है उसी का उदाहरण पेश करने का काम महिला मंत्रिमंडल में शामिल किया जाना। दूसरा एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जहां तक ओबीसी का सवाल है, ओबीसी के 13 मंत्रियों को कैबिनेट में दर्जा दिया गया है और वो सीनियर लोग हैं जो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के दौड़ में, मुख्यमंत्री की कुर्सी के दौड़ में शामिल थे और ऐसे 13 लोगों को कैबिनेट का दर्जा दिया गया है। और
हर वर्ग को साधने का प्रयास किया गया है, ये दिखाने का प्रयास किया गया है। इसलिए अनुसूचित जाति यानी कि एससी वर्ग से 5, अनुसूचित जनजाति यानी कि आदिवासी जनजाति से 5 लोगों को शामिल करके ये कैबिनेट बनाकर तैयार किया गया। हालांकि इस कैबिनेट पर कई विश्लेषकों ने सवाल उठाए हैं, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कैबिनेट में जो लोग थे उनको कहीं ना कहीं आराम देने का प्रयास किया गया है या उनको दरकिनार किया गया है और वरिष्ठ नेताओं का भी ध्यान नहीं दिया गया है। इस प्रकार के सवाल भी उठ रहे हैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में। बहरहाल ये जो जातीय समीकरण है, उस जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ जो भौगोलिक से स्थिति है, जहां से मध्य प्रदेश में नवाचार हुए और जहां से ये अपेक्षा की जाती थी कि ये वर्ग भारतीय जनता पार्टी से के साथ है। हालांकि 2018 के संदर्भ में निश्चित रूप से जातिगत समीकरण पर यदि नजर डाले तो ये निश्चित रूप से दृष्टिगत हो रहा है कि निमाड़ मालवा का जो वोट था वो कांग्रेस के पक्ष में, लेकिन इस विचारों को, इस बात के तिलिस्म को तोड़ने का काम किया है इस बार के 2023 के विधानसभा चुनाव ने। इसलिए निमाड़ मालवा के लिए सबसे बड़ी खबर है कि निमाड़ मालवा से ही प्रदेश के मुख्यमंत्री शामिल किए गए हैं डॉक्टर मोहन यादव के रूप में। तो कहीं ना कहीं निमाड़ मालवा को तवज्जो दी गई है। हालांकि बड़वानी और खरगोन जिले के संदर्भ में कहे या खरगोन लोकसभा क्षेत्र के संदर्भ में कहे तो इस बार मायूसी ही हाथ लगी है, क्योंकि खरगोन और बड़वानी जो आदिवासी जनजातीय बहुल क्षेत्र है, आरक्षित सीटों के लिए आरक्षित है, लेकिन यहाँ से किसी भी विधायक को मंत्री नहीं बनाया गया। जहाँ तक बड़वानी जिले के संदर्भ में कल भी मैंने उल्लेख किया था, मैं पुनः इस बात का उल्लेख करना चाहता हूँ कि बड़वानी जिले से केवल 1 सीट पानसेमल के रूप में सामने आई थी, श्याम बर्डे के रूप में, किंतु उनको मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया है। इस प्रकार कहीं ना कहीं जातिगत समीकरण, कहीं ना कहीं महिलाओं को तवज्जो, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय नेतृत्व का आशीर्वाद हो 2024, जी हाँ, लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर ये जो मोहन यादव का मनमोहक मंत्रिमंडल है वो निश्चित रूप से 2024 में जो मध्य प्रदेश में लोकसभा में 29 सीटें हैं, उन 29 सीटों पर पूरी तरह से कब्जा करने का एक प्री प्लान भी हो सकता है। इसलिए जातीय समीकरण, वरिष्ठों का ध्यान, महिलाओं का ध्यान, नए युवाओं का ध्यान, इस प्रकार से मध्य प्रदेश का मंत्रिमंडल बनकर सजकर तैयार हो गया है। अब 2024 में क्या परिवर्तन होंगे वो तो समय ही बताएगा।